हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 11th इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर हॉर्नबिल बुक। द नेम ऑफ योर चैप्टर इज डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूस। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट अ किंग जो इजिप्ट में लगभग 3300 ईयर पहले जिनकी डायनेस्टी थी। ठीक है, द नेम ऑफ दैट किंग वाज टट। ठीक है, किंग टट के नाम से जाने जाते थे वो, जिनका पूरा नाम तुतनखामून था। ठीक है, तो उस किंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इस पूरे चैप्टर को मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है आपको ईजिली इसको समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ दैट किंग जानेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैमिली बैकग्राउंड एंड देयर फेथ। थर्ड हम डिस्कस करेंगे फाउंडिंग एंड एक्सरे ऑफ हिज ममी। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे ममी प्रोजेक्ट इन इजिप्ट। उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे सिटी स्कैन ऑफ किंग्स ममी एंड इट्स रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर को हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ किंग टट। तो किंग टट, जिसका पूरा नाम तुतनखामून था, जो कि लगभग 3300 ईयर्स पहले इजिप्ट का एक किंग था। ठीक है, वो उनका डेथ बहुत ही कम एज में हो गया था, जिस कारण से उनका वो जो डेथ था, उनका रीज़न और उसके डेथ एग्जैक्टली किस एज में हुए थे, ये बहुत ही इंटरेस्ट का मैटर हुआ करता था उस टाइम में। ठीक है, इनके इस डेथ के बाद या इनके इस इंट्रोडक्शन के बाद हम चलिए डिस्कस करते हैं इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो किंग टट के फैमिली में सबसे पहले नाम हम लोगों को देखने को मिलता है अमेनहोतेप थर्ड का। अमेनहोतेप थर्ड जो कि उनके फादर या ग्रैंडफादर थे, ये सर्टेन इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत पहले की बात है, तो इस कारण से अनसर्टेनिटी है इसके ऊपर। ठीक है, अमेनहोतेप थर्ड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग हुआ करता था उस डायनेस्टी का। उसने लगभग 4 डेकेड्स मतलब 40 साल तक शासन किया, और जो उनका शासनकाल बहुत ही अच्छा था। उनके डायनेस्टी में वो गोल्डन एज के या गोल्डन पीरियड के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, उसके बाद अमेनहोतेप थर्ड के बाद उनका सन ने वहाँ का राजपाट या वहाँ का किंग बना, जिनका नाम था अमेनहोतेप फोर्थ। तो अमेनहोतेप फोर्थ का जो रूलिंग टाइम था, जो उनका टाइम पीरियड था, दैट वाज वेरी स्ट्रेंज टाइम पीरियड या स्ट्रेंज रूलिंग पीरियड था। ठीक है, उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके कारण से उनका नेम अभी जाना जाता है। नेगेटिव वो काम किए थे। ठीक है, अच्छा काम नहीं बल्कि बहुत सारे रॉन्ग वर्क किए थे और बुरा काम किए थे, अपन ये बोल सकते हैं। देखो उसने क्या क्या किया। सबसे पहले तो उसने अपने जो गॉड थे, जिनकी उनके जो पूरे डायनेस्टी बहुत पहले से, बहुत कई साल पहले से पूजा करते आए थे, जिनको मानते आए थे, उसको उसने चेंज कर दिया। उसने क्या किया, एटन मतलब होता है सूर्यदेव, है ना, या सूर्यदेव का एक स्वरूप, जिसको एटन बोला जाता था उस टाइम में इजिप्ट में। तो अमेनहोतेप फोर्थ ने क्या किया, उसने ये बोला कि हमारी जो पुरानी गॉड है, जिसको हम मानते हैं आमून, पहले उन लोग आमून को मानते थे, ये आमून उनका भगवान हुआ करता था। तो अमेनहोतेप फोर्थ ने ये बोल दिया कि आमून को नहीं माना जाएगा, अब से हम एटन को मानेंगे। ठीक है, तो उसने पूरे अपने गॉड को ही चेंज कर दिया, और अब इस तरह से अपने नेम में भी उसने परिवर्तन या चेंज कर दिया। पहले उनका नेम था अमेनहोतेप, तो उसने अपना नेम अब बना दिया आखेनेतन। ठीक है, उसने अपना नेम क्या चेंज कर दिया, आखेनेतन। आखेनेतन के लास्ट में एटन आता है, मतलब जो अपने जो गॉड, नया गॉड उसने माना है, वो उनके नाम के लास्ट में आता है। ठीक है, और उनकी इस नाम का मतलब क्या निकलता है, पूरा मतलब अगर हम देखें तो सर्वेंट ऑफ दी एटन। तो इस तरह से उसने अपने गॉड को चेंज किया। उसके बाद उसने क्या किया, अपने कैपिटल को भी चेंज कर दिया, रिलीजियस कैपिटल को। पहले इन लोगों का रिलीजियस कैपिटल क्या हुआ करता था, थीब्स हुआ करता था, जिसको उसने आखेटेटन में बदल दिया। ठीक है, आखेटेटन नाम की जगह को, सिटी ऑफ आखेटेटन को वो रिलीजियस कैपिटल बना दिया। थर्ड काम उसने, और बहुत ही सरप्राइजिंग काम उसने क्या किया, जितने भी आमून के टेम्पल्स थे या उनकी स्टैच्यूज थे, उसको तोड़वा दिए उसने। आमून मतलब जो उनके पुराने गॉड के जो टेम्पल थे या उनके जो स्टैच्यूज थे, उसको भी तोड़वा दिए, या उनकी इमेजेस को, है ना। तो इस तरह से इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके कारण से वो जाने जाते हैं। ठीक है, अपने बुरे काम के कारण। उसके बाद इनके डायनेस्टी में एक और किंग आया, बहुत कम टाइम के लिए, जिसने ज़्यादा कुछ अपने निशान नहीं छोड़े हैं। उनका नाम था स्मेन खखरे। ठीक है, स्मेन खखरे, ये बहुत कम टाइम के लिए आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो जिनका रूलिंग आया या जो वहाँ के किंग बने, वो है तुतनखातेन जो हमारा किंग टट, जिसको हम जानते हैं किंग टट के नाम से। तो तुतनखातेन एक बहुत ही अच्छा किंग थे। उसने लगभग 9 साल तक शासन किया उस डायनेस्टी में, और 9 साल शासन करने के बाद टीन एज में ही उनकी डेथ हो गई। तो 9 साल ऑलरेडी उसने शासन किया या रूल किया, और टीन एज में उनकी डेथ हो गई, मतलब वो बहुत कम एज में, है ना,
ही बिकम किंग इन अ वेरी यंग एज, बहुत कम एज में किंग बन गए थे। तो तुतन खातेन ने एक नया फिर डिसीजन लिया यहाँ पर। तुतन खातेन या जो टट थे उसने ये बोला कि जो अमेनहेतप जो फोर्थ थे जिसने एटन को अपना गॉड बना दिया था, उसको हटाकर तुतन खातेन ने या किंग टट ने फिर से अपनी पुरानी जो भगवान थी जिसको उनके पूर्वज लोग मानते थे, आमून, उनको फिर से अपने गॉड का दर्जा दिया या उनको फिर से अपने गॉड के रूप में मानेंगे, ये डिसीजन उसने सुनाया। ठीक है, और इस तरह से तुतन खातेन या किंग टट ने भी अपना नाम चेंज कर लिया, तुतन खातेन से तुतन खामून, है ना। इनका नेम, इनके भी नेम के लास्ट में आतेन या एटन आता था, जो उनके अमेनहेतप फोर्थ के द्वारा बनाया गया गॉड का नाम था, लेकिन उसको उसने चेंज करके क्या कर लिया, तुतन खामून कर लिया। और अब उनके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, आमून। किंग टट के जो फैमिली थे, जो रॉयल फैमिली थे, वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी या रिच हुआ करते थे। और उन लोगों का ये मान्यता था, ये मानते थे उन लोग कि जब भी किसी राजा या किसी पर्सन का डेथ हो जाता है तो उन लोग डेथ के बाद भी जो अपनी प्रॉपर्टी होती है वो अगले जन्म में या पुनर्जन्म की मान्यता थी वहाँ पर। वो उन लोग ये मानते थे कि पुनर्जन्म होता है लोगों का फिर से, और उस पुनर्जन्म में या दूसरे जन्म में आज इस जन्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या जो भी धन दौलत उनसे बिलोंग करते हैं उसको उस जन्म में उनको मिलती है, जब उस प्रॉपर्टीज़ को उसके साथ दफना दिया जाता है तो। ठीक है, तो ये एक तरह की उन लोगों की मान्यताएं थी, या ये एक तरह का उन लोगों को फैथ था। तो इस तरह से किंग टट के कॉफिन चैम्बर में भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी। प्रीशियस कॉलर्स रखी गई थी, इनलेट नेकलेसेस रखे गए थे, कुछ ब्रेसलेट्स भी रखा गया था उनका, रिंग्स रखे गए थे, है ना, एम्यूलेट्स हो गया, और सेरेमोनियल आर्पन्स भी होते थे कुछ, उनके कुछ सैंडल्स भी वहाँ पर रखा गया था, है ना। और भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उनके डेली यूजेस चीज़ें होती थी, ये सारी चीज़ें उनके कॉफिन चैम्बर में, ये जहाँ पर उनको दफन किया गया था उनके मकबरे के पास उन सारी चीज़ों को रखा गया था। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं फाउंडिंग एंड एक्सरे ऑफ हिज मम्मी। कुछ टाइम बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसने बहुत लॉन्ग सर्च के बाद, बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद 1922 में किंग टट के टॉम को डिस्कवर किया। ठीक है, किंग टट के टॉम या उनके जो मकबरा था उसको खोजा उसने, और उस डिस्कवरी के बाद उसने किंग टट के बॉडी या उनके जो मम्मी थे उसको निकालना चाह रहे थे वो, और उनका इंस्पेक्शन करना चाह रहे थे, उसको देखना चाह रहे थे, उनसे रिलेटेड कुछ स्टडी करना चाह रहे थे। ठीक है, तो इस वे में उसने क्या किया, सबसे पहले किंग टट के कॉफिन को खोला, और किंग टट को कॉफिन को खोलने के उसने सक्सेसफुली उसके कॉफिन को खोल तो लिया। ठीक है, और जब उसके कॉफिन को उसने खोला ना, तो उसको वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई जो ये बताते थे कि उनका डेथ लगभग कौन से सीज़न में हुआ था। ठीक है, उसने उसमें कुछ गार्लेंड्स ऑफ विलोज देखे, ठीक है, ऑलिव लीव्स, कुछ लीव्स देखे, कुछ फ्लावर्स थे, लोटस पेटल्स था, वाइल्ड सेलरीज थे, ठीक है, कॉर्नफ्लावर्स थे। तो ऐसे कुछ फ्लावर्स और लीव्स थे उसके कॉफिन में या उनके मम्मी के ऊपर, जिनसे ये पता चल रहा था कि उनका जो डेट था वो लगभग मार्च या अप्रैल के मंथ में मोस्ट प्रोबेबली हुआ था। ठीक है, उसके बाद उसने हावर्ड कार्टर ने क्या किया, जब उसके मम्मी को वो निकालना चाहे, लेकिन एक्चुअल में उनकी मम्मी को उनके कॉफिन से अलग कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी और उनको ममीफिकेशन किया जा रहा था, है ना, जब उनको मम्मी बनाया जा रहा था, तो कुछ रिचुअल रीजंस होते हैं, कुछ रिचुअल रीजंस डाले जाते हैं उनके कॉफिन के नीचे में, है ना। तो वो जो रिचुअल रीजंस थे उनके मम्मी से बहुत ज़्यादा चिपक गया था, जिसके कारण से उनको बाहर निकाल पाना, उसकी मम्मी को बाहर निकाल पाना हावर्ड कार्टर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। अब हावर्ड कार्टर के लिए एक चैलेंज बन गया था, वो क्या किया, वो किसी तरीके से उसकी मम्मी को निकालना चाह रहे थे उस कॉफिन से। तो उनको एक आइडिया आया, वो सोचे, उस टाइम में इजिप्ट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ करता था, अभी भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इजिप्ट में, है ना। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि टेम्परेचर में रखते हैं कुछ टाइम के लिए इसके कॉफिन को, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण इनका जो रिचुअल रीजन्स है वो लूज़ होगा, और इसके कारण से हम बहुत ही आसानी से फिर उनके मम्मी को उस कॉफिन से निकाल पाएंगे। तो उस 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में उसको रखा गया, लेकिन कुछ उससे असर नहीं हुए, है ना। जो उनकी मम्मी थी वो बिल्कुल भी मूव नहीं किया, और इस कारण से मजबूरी में फिर हावर्ड कार्टर को उनकी जो मम्मी थी उसको अलग अलग पार्ट्स में हैमर के यूज़ से या कुछ इक्विपमेंट्स के यूज़ से फिर निकालना पड़ा, है ना। मतलब थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ करनी पड़ी उसकी मम्मी के साथ, और फाइनली फिर वो इस तरह से उसको निकाल पाए उस कॉफिन से। ठीक है,
किंग टट का वो जो मम्मी था वो जैसे कि मैंने पहले बताया बहुत सारे अलग अलग ज्वेलरीज और गोल्डन चीज़ों के साथ वहाँ पर स्लेविस था, मतलब वहाँ पर रखे गए थे उनके उस चैम्बर में, ठीक है। तो उसने क्या किया, सारी चीज़ों को बहुत जल्दी से उनके मम्मीज़ को उनके फिर से उनके कॉफिन में रख दिया उसने, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी कि उसको गार्ड किया जाए, उसको रखवाली किया जाए, कुछ कुछ गार्ड्स रखे गए वहाँ पास, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1968 में लगभग हावर्ड कार्टर के द्वारा जब उनको ढूंढा गया था, डिस्कवर किया गया था, उसके 40 साल बाद एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे जिसने एक बार फिर से उनके मम्मी को निकाला एक्सरे के लिए, ठीक है। फिर से उनके मम्मी को एक बार निकाला गया उनका एक्सरे करने के लिए। किंग टट के मम्मी का एक्सरे किया गया। एक्सरे में ये पता लगा कि उनके कुछ रिब्स मिसिंग थे। रिब्स मतलब होती है जो चेस्ट की जो वो होती है, पसलियाँ अपन बोल सकते हैं, है ना, जो हड्डी होती है पसलियाँ, उसको रिब्स बोले जाते हैं। तो कुछ रिब्स या ब्रेस्ट बोन अपन बोल सकते हैं, है ना, वो मिसिंग थी। तो उस एक्सरे के बाद उस प्रोफेसर ने फिर से उसकी मम्मी को एज इट इज़ उसमें रख दिया। एक्चुअली उस टाइम में 1968 में टेक्नोलॉजीज ज़्यादा डेवलप थी नहीं, सिटी स्कैन्स वगैरह थे नहीं, इसका आंसर एक्सरे बस किया गया था, है ना, या उतना डेवलप्ड हुआ नहीं था। लेकिन कुछ टाइम बाद उनका सिटी स्कैन भी किया जाना था, ठीक है। और ये देख सिटी स्कैन में हमको ये पता चलने वाला था कि एक्चुअल में क्या रीजंस हो सकते थे उनके डेथ के, है ना, या ऐसा कौन सा टाइम था जिस टाइम में उनका डेथ हुआ था, क्या कारण थे उनके डेथ के, ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि सिटी स्कैन में ये पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम जो देखने वाले हैं वो है मम्मी प्रोजेक्ट इन इजिप्ट। इजिप्ट अपने यहाँ मम्मीज़ के लिए बहुत फेमस है, अभी भी हम सब जानते हैं, ठीक है। तो 2003 में इजिप्ट में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसको इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था। उस प्रोजेक्ट में इजिप्ट में कितने मम्मीज़ है उसको रिकॉर्ड किया जाना था। तो टोटल 2003 में 600 मम्मीज़ रिकॉर्ड किए गया था उस टाइम में, और काउंटिंग अभी भी कंटिन्यू थी, ठीक है। तो उस टाइम में वो जो 600 मम्मीज़ थे उसमें एक मम्मी हमारे जो किंग टट है उसका भी था, है ना। और दूसरा इस प्रोजेक्ट का ये था कि उस मम्मीज़ के सिटी स्कैन करने वाले थे उन लोग, ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ बातें जानने के लिए, उस हो सकता है कुछ चीज़ें जानने के लिए उनके टाइम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले सिटी स्कैन किया जाना था किंग टट का, ठीक है। तो इस तरह से 2003 में एक मम्मी प्रोजेक्ट चलाया गया था इजिप्ट में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आगे सिटी स्कैन ऑफ किंग टट्स मम्मी एंड इट्स रिजल्ट, उनके सिटी स्कैन में क्या हुआ और उनके रिजल्ट्स क्या है। सिटी स्कैन किया जाना था जाही हवास के द्वारा। जाही हवास जो कि इजिप्ट एंटीक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था, उनको उनके अंडर ये पूरा सिटी स्कैन होने वाला था किंग टट का, ठीक है। तो सिटी स्कैन के दिन सबसे पहले शाम को सिटी स्कैन के लिए उनके तट के बॉडी को ले जाने वाले थे लोग। तो दोपहर से ही वहाँ बहुत सारे लोग गैदर्ड होने लगे थे ऑलरेडी, जो टूरिस्ट लोग थे, और बहुत सारे लोग उन लोग ये देखना चाह रहे थे कि जो इतने फेमस किंग है, इतने पुराने किंग है ना, जिनके बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाने वाले थे उन लोग, तो वो एक डेफिनेटली मैटर ऑफ इंटरेस्ट था। तो बहुत सारे लोग गैदर्ड हो गए थे। आगे बताते हैं कि जब उनकी बॉडी को ले जाया जा रहा था, जब उनकी बॉडी को निकाला गया उसके कॉफिन से, तो जाही हवास ने पाया कि उनकी बॉडी थोड़ा सा डैमेज थी। बॉडी मीन्स उनकी मम्मीज थोड़ा डैमेज थे। डैमेज इसलिए क्योंकि 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने उनको निकालने के लिए निकाले थे, तो उनको उनके कारण से, क्योंकि नहीं निकल रहा था, मैंने जैसे डिस्कस किया, जिसके कारण से थोड़ा सा उसमें डैमेज हो गया था उनको, जिस तरह से निकाला गया था उस कारण से। तो बड़े ही केयरफुली जाही हवास ने उनको निकाला, उसकी मम्मी को, और उनकी मम्मी को निकाल के फिर वो सिटी स्कैनर में लेके जाया गया। जब वहाँ से निकाले उसके कॉफिन को, तो अचानक वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, उन लोग, एक तरह से डर था उनके मन में, क्योंकि उन लोग ये एक्चुअल में उस एरिया में ये फेमस था कि जो किंग टट की बॉडी है उसको एक अदृश्य शक्ति या एक अदृश्य पावर है ना, इनविजिबल पावर है, जो उनको गार्ड करती है, और जो भी उनको हार्म पहुँचाएगा उनको डेफिनेटली जो फ़रो है ना, उनको वो कर्स देगा या श्राप देगा। तो एक तरह से वो लोगों के मन में ये बातें चल रही थी। उनकी बॉडी को वहाँ से निकाला गया, और उस सैंडी रीजन से उनकी बॉडी को ना किंग्स ऑफ वेले में रखा गया था, या जो उनका जो पिरामिड था, उनका जो टॉम था, वो किंग्स ऑफ वेले में था। किंग्स ऑफ वेले मतलब इजिप्ट में किंग्स ऑफ वेले, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो किंग्स होती हैं उनकी जो टॉम्स होते हैं, है ना, टॉम्स, उसको रखे जाते हैं। तो किंग्स ऑफ वेले से उसको निकाला गया और उसको लाया गया स्कैनर में, ठीक है। तो जब स्कैनर में या सिटी स्कैन करने के लिए उसको रखा गया, तो कुछ टाइम बाद सिटी स्कैनर बंद हो गया। सिटी स्कैनर बंद इसलिए हो गया क्योंकि उनकी मम्मी में जो सैंड्स थे,
है ना। उसके कारण से उसके कूलर बंद हो गए थे उस सिटी स्कैनर के। जब उनके कूलर बंद हो या सिटी स्कैनर बंद हुआ तो लोग फनी वे में दो जो गार्ड थे वहाँ पर वो बोले कि ये ज़रूर कर्स ऑफ फेरो है ना, या तो राजा का ये श्राप है जिसके कारण से इतने जो कीमती सिटी स्कैनर भी बंद हो गया इसका स्कैन करने के लिए। कुछ टाइम बाद जल्दी से फिर 2 एक्स्ट्रा फ़ैन लाया गया और उसको फिर स्कैनर में लगा के सिटी स्कैनिंग के काम कंप्लीट किया गया। ठीक है, तो इस तरह से लगभग 3 आवर्स लगे, लगभग 3 आवर्स का टाइम लगा उनको उनके कॉफ़िन से निकाल कर लाने और फिर से उसके सिटी स्कैन करके उनको वापस उनके कॉफ़िन में या उनके जगह में रखने के लिए। उस सिटी स्कैन में उनके टो से लेकर उनके हेड तक के अलग अलग स्कैनिंग या एक्सरेज किए गए। लगभग 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेजेस लिए गए क्रॉस सेक्शन में, है ना। टट के हेड का स्कैन किया गया 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में, है ना। और उनके अलग अलग बहुत सारे डिटेल्स गैदर किए गए। उनके हर एक बॉडी और पर्टिकुलर बॉडी को बड़े अच्छे से इंस्पेक्शन किया गया। ठीक है, अलग अलग स्पेशलिस्ट उनके उस टट के बॉडी के स्कैन के टाइम में वहाँ पर अवेलेबल थे, जैसे स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग थे, एनाटॉमी के वहाँ पर स्पेशलिस्ट लोग थे। ठीक है, तो इस तरह से उनके स्कैनिंग का काम कंप्लीट किया गया और उनके रिपोर्ट में इस तरह से कुछ चीज़ें रिकॉर्ड किए गए। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सारी डिटेल्स के बाद भी उनका डेथ को पता लगा पाना अभी भी पॉसिबल नहीं था कि उनका डेथ किस तरह से हुआ है। ठीक है, जो उनके रिब्स थे, रिब्स एरिया में जैसे हमने देखा था उसके रिब्स के कुछ बोन्स मिसिंग थे, इन सारी चीज़ों को भी रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, जब उनके बॉडी को फिर से वापस ले जाया जा रहा था कॉफिन में उनके, तो मौसम बहुत ही शांत हो गया, वेदर बहुत ही शांत हो गया था। ठीक है, उनके किंग टट के जो पिरामिड थे उनके जस्ट गेट के ऊपर एक ग्रुप ऑफ स्टार्स थे। ग्रुप ऑफ स्टार मतलब कंस्टलेशन जिसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार। वहाँ के लोग ये मानते थे कि वो जो कंस्टलेशन है या ग्रुप ऑफ स्टार है वो किंग टट के बॉडी को गार्ड करते हैं, है ना, या उनके वो रक्षक है। ये इस तरह की वहाँ पर मान्यताएँ थी। इस तरह से जाई हवास फाइनली बहुत ही रिलैक्स्ड फील किया और वो बताते थे कि बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड था, मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि मुझे इस चीज़ की चिंता हो रही थी कि कुछ रॉन्ग मत हो जाए इतने प्रीसियस या इतने वैल्यूएबल मम्मी के साथ। ठीक है, तो फाइनली सारी चीज़ें सक्सेसफुली डन हो गई और इस तरह से इस सिटी स्कैन में रिज़ल्ट ये था कि रिज़ल्ट तो ज़्यादा कुछ नहीं निकल पाया, लेकिन जितने भी चीज़ों को किया गया, जो भी उनके से रिलेटेड इंस्पेक्शन या स्क्रूनिटी की गई, उनसे बहुत सारे डिटेल्स सामने आए या बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए गए जिनका डेफिनेटली आगे यूज़ होने वाले थे। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर में इतनी बातें हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।